नमस्कार, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और कुछ बड़ी खबरें नेपाल के लिए निकलकर सामने आई है। खबर जुड़ी है एविएशन सेक्टर पर, जहां पर नेपाल तीसरी कंट्री साउथ एशिया में बन चुका है। दूसरी खबर जुड़ी है नेपाल की इकोनॉमिक रिकवरी पर, जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और ये एक बहुत बड़ी और खुशी की खबर है। साथ ही साथ खबर जुड़ी है नेपाल के एक एक्सपोर्ट पर, जो कि नेपाल की एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी को उजागर करता है। और एक आखिरी खबर जुड़ी है नेपाल के इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचर को लेकर। तो चलिए बढ़ते इन खबरों पर विस्तार से। तो सबसे पहली खबर में बात करेंगे कि नेपाल अब तीसरा देश बन चुका है साउथ एशियन रीजन में, इंडिया और अफगानिस्तान के बाद, जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन को नेपाली आसमान में इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज फ्लाइट के पैसेंजर को दिए जाने पर एग्री हो गया है। अब इसके जरिए नेपाल के आसमान में जो भी फ्लाइट्स इंटरनेट सुविधा और फोन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हैं, वो टेलीकॉम सर्विसेज को यूज कर सकती हैं। आपको बता दें कि नेपाल टेलीकॉम अथॉरिटी यानी कि एनटीए और टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी बॉडी दोनों ने कोलैबोरेशन करके सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल के साथ इस डिसीजन को मार्च 22 की मीटिंग में लिया है। और इस डिसीजन के तहत कंपनी जो कि पैसेंजर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहती थी, वो प्लेन में 10,000 फीट की ऊंचाई पर इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। आपको बता दें कि इसके तहत वो सभी एयरलाइन जिन्हें परमिशन मिल चुकी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज यूज करने के लिए, अब वो नेपाल के आसमान में भी इन सर्विसेज को प्रदान कर सकते हैं। ऐसा कहना है नेपाल के एनटीए के स्पोक्स पर्सन संतोष पौडेल का। दोस्तों, आपको बता दें कि इस इंटरनेट की सर्विसेज को प्लेन में 10,000 फीट की ऊपर ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अगर इन सर्विसेज को नीचे इस्तेमाल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा ग्राउंड लेवल सर्विसेज में, जो कि टेलीकॉम की होंगी। तो इसलिए ये प्लेन्स में 10,000 फीट की ऊंचाई पर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस समय तक एनटीए के पास करीबन 3 इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनीज ने इसके लिए अप्लाई किया था, जिनको भी सर्विस प्रोवाइड करने का मौका मिल जाएगा। ये तो बात हो गई एक नई सर्विसेज की, जो कि अब नेपाल में पैसेंजर्स को मिल सकेगी, जो भी एयरलाइन ये फैसिलिटीज देती हैं। और अब बढ़ते हैं नेपाल की इकोनॉमी को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर निकल के आई है, जो कि निकल के आई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने नेपाल की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 2.7% इस साल के एंड मिड जुलाई 2021 के लिए निर्धारित की है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में अनुमान लगाया गया था कि नेपाल की इकोनॉमी 0.6% की तेजी के साथ ही सिर्फ बढ़ेगी। साथ ही साथ उसके बाद जनवरी 2021 में यह अनुमान लगाया गया था कि नेपाल की इकोनॉमी 1.4% के हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन नेपाल ने इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए एक क्विक रिकवरी दिखाई है, जिसके बाद नेपाल की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है कि मिड जुलाई तक वो 2.7% के हिसाब से ग्रो करेगी। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कोविड-19 की वैक्सीन के आ जाने की भी वजह को बताया जा रहा है। लेकिन ये जो रिवाइज ग्रोथ रेट आई है, वो गवर्नमेंट की टारगेटेड ग्रोथ रेट से काफी कम है। गवर्नमेंट ने टारगेट किया है करीबन 7% से इकोनॉमी को रिकवर कराएंगे। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से तो इकोनॉमी कम ग्रो हुई है, लेकिन गवर्नमेंट की टारगेटेड रिपोर्ट कहीं ना कहीं जनता को दिखाने की होती है। और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स थी, उनमें भी देखा गया कि नेपाल की इकोनॉमी काफी अच्छी तरीके से ग्रो की है, इसीलिए उसका अनुमान और ज्यादा किया गया और नेपाल की ग्रोथ को बढ़ाया गया है। तो हो सकता है नेपाल कुछ ही महीनों में अच्छी ग्रोथ रेट पा ले। और दुनिया भर में वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद से कहीं ना कहीं नेपाल की रिकवरी में ग्रोथ थोड़ी देखी गई है, क्योंकि नेपाल की इकोनॉमी मोस्टली टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के बाद इन चीजों में ग्रोथ और ज्यादा देखी जाएगी। तो कैसी लगी आपको वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये इकोनॉमिक रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो ये तो बात हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो तीसरी खबर है नेपाल के ट्रेड से, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने फाइनली एक निर्णय लिया है, जिसमें एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई है 5 ईयर पश्मीना एक्सपोर्ट, जिसके तहत नेपाल में पश्मीना का बिजनेस को बूस्ट करने की तैयारी की गई है। यानी कि मेड इन नेपाल पर जोर दिया गया है, जिससे नेपाल से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। आपको बता दें कि ये स्ट्रेटजी डेवलप की गई है यूरोपियन यूनियन और नेपाल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम TIP द्वारा, जिसे इम्प्लीमेंट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। आपको बता दें कि एक वर्कशॉप पोखरेन में मार्च 25 और 26 को की गई थी इसकी वैलिडेशन के लिए। और इन वर्कशॉप में मोस्टली वही लोग थे जो कि पश्मीना बनाने के प्रक्रिया में होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्ट और रॉ मटेरियल जो कि पश्मीना का फाइबर है उसे प्रोड्यूस करने वाले लोग। और इसके तहत एक सपोर्ट एक्टिविटी और प्लानिंग को तैयार किया गया है नेपाल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत, जिसके बाद मैन्युफैक्चरर और जो गोट फार्मर्स हैं जो कि पश्मीना फाइबर को
एनिमल से हार्वेस्ट करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। आपको बता दें कि नेपाल के अपर हिमालयन रीजन के दूर दराज के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा लोग पश्मीना फाइबर को निकालते हैं, जिसके बाद इन एरिया में अच्छे रिजल्ट के लिए और अच्छी क्वालिटी के लिए इन रीजन्स में लोगों को अवेयर किया जाएगा और तो और लोगों को इसका फाइबर निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको अच्छे पैसे देकर, क्योंकि अब इसका एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ाने की बात गवर्नमेंट कर रही है। तो जिसके बाद फाइबर्स के प्राइस भी बढ़ेंगे और उनको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके भी सिखाए जाएंगे जिसके तहत वो क्वालिटी प्रोडक्ट निकाल पाए। आपको बता दें कि पश्मीना सेक्टर एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी में एक डिटेल प्लान है जो कि करीबन 5 साल का है, जिसके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन रखी जाएगी इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए और ये कहीं ना कहीं नेपाल के पिछड़े इलाकों में लोगों तक एक रोजगार का अच्छा अवसर प्रदान करेगा। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये तो बात हो गई एक नेट ट्रेड की जो कि नेपाल शुरू करने वाला है और इससे कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी फायदा होगा और इकोनॉमी को भी एक बड़ा फायदा होगा क्योंकि नेपाल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो बात करते हैं आखिरी खबर की जो कि नेपाल के एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। जैसा कि 2020 में कोविड-19 ने पूरी दुनिया में सन्नाटा कर दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ह्यूमंस लॉकडाउन में थे और सारी ही प्रक्रियाएं बंद थी। तो उससे कहीं ना कहीं वातावरण पर एक अच्छा असर पड़ा था। हमारी हवा काफी शुद्ध हो गई थी और पानी भी पहले से ज्यादा शुद्ध हो गया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलते रहे तो कहीं ना कहीं कचरा फैलता रहा। लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान नेपाल के कुछ लोग दूसरों के द्वारा किए गए कूड़े को बहुत अच्छे से साफ कर रहे थे। जी हाँ, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है और जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हर दिन आते हैं और वो हजारों की तादाद में लोग कई गुना ज्यादा कूड़ा भी फेंकते हैं और उसी अच्छी जगह को गंदा भी करते हैं। तो 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी तब बैली पीक आउटलुक फाउंडेशन की पूरी टीम वेस्ट से लेकर ईस्ट तक नेपाल के पहाड़ों पर करीबन 2.2 टन कचरा निकाली, जो कि चोओय, एवरेस्ट, लोहटस और मकुला से निकाले गए थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये निस्वार्थ इस एनवायरनमेंट को बचाने का काम कर रहे थे और इस चोटी को कचरे से दूर कर रहे थे। आपको बता दें कि बैली पीक आउटलुक फाउंडेशन का प्रोजेक्ट क्रिटिकल इनकम पैदा करना है नेपाल के लोकल कम्युनिटीज के लिए जो कि हिमालयन रीजन में रहती हैं। साथ ही साथ वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं प्रोफेशनल क्लाइंबर्स के लिए। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने अनाउंस किया था कि लास्ट ईयर उन्हें 24,000 पाउंड गार्बेज मिला था, जो कि प्लास्टिक बॉटल, फूड, प्लास्टिक रैप्स और तमाम तरह की बैटरीज, ह्यूमन वेस्ट और कई तरह के चीजें मिली थी, जो कि करीबन 45 दिन का क्लीन अप प्रोजेक्ट था। लेकिन इस फाउंडेशन ने करीबन 2.2 टन कचरा इस लॉकडाउन के पीरियड में निकाल दिया और इन लोगों को एक सल्यूट तो बनता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेपाल के माउंट एवरेस्ट की संरक्षण कर रहे हैं अपने मेहनत से। तो इनके लिए लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ एक कमेंट लिखकर जरूर बताएं। तो कैसी लगी आपको ये सभी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक इसे शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा ले। जी हाँ, बेल का आइकन जरूर दबा ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। NI न्यूज़।